A real sequence is convergent if and only if and only if it is a Cauchy sequence. It is a Cauchy sequence. It is a Cauchy sequence. ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट और है, ए नेसेसरी एंड sufficient condition for the convergence of a real sequence xn is that for each epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to capital N such that xn plus p minus xn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught और p belongs to n। बहुत बार आ चुकी है ये थ्योरम एग्जाम में। दोनों देखो एक ही स्टेटमेंट है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। यहाँ कॉशी सीक्वेंस लिख दिया है, सेकंड वाले में इफ एंड ओनली इफ की जगह नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। और कॉशी की कंडीशन लिख दी है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये यहाँ से जो भी लिखा है ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो मतलब तो एक ही मतलब है कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होगा कन्वर्जेंस के लिए यदि ये कंडीशन हो। ये किसकी कंडीशन है? कॉशी की, तो ये कॉशी हो गया। कन्वर्जेंस के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कॉची सीक्वेंस की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो ठीक। है ना। हाँ, अब देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में कन्वर्जेंस मान के चलेंगे और कॉशी प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। और सफिशिएंट में उल्टा करेंगे, कॉशी मान के चलेंगे, कन्वर्जेंस प्रूफ करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट सपोज दैट xn is a convergent sequence and we show that it is a Cauchy sequence। हमने मान लिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और हम शो करेंगे कि ये कॉशी है। अब देखो, कन्वर्जेंट यदि आपने किसी सीक्वेंस को माना है तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी, किसी पॉइंट पे वो कन्वर्ज करता होगा, यानी कि उसकी कोई लिमिट होगी। तो हम मान लेंगे कि इस एक्शन की जो लिमिट है वो एल है, यानी कि वो एल पर कन्वर्ज करता है। ठीक है ना। सर ये इफ के बाद क्या लिखा है? इफ इट इज होगा ना? अच्छा, इट ही है क्या? ये इफ नहीं है? ऊपर ऊपर इट सर। इफ इट नहीं, इफ इट है। सो दैट वी शो दैट इट इज ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है। तो देखो, सिंस xn is convergent, so let limit n tends to infinity xn equal to n। क्या मान लिया हमने कि इसकी जो लिमिट है
वो एल है। अब लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इम्प्लाइज फॉर ईच और एवरी, एक ही बात है, एप्सिलॉन और ग्रेटर इसमें देन जीरो। इसमें कॉची प्रूफ कर रहे हैं ना अपन, कन्वर्जेंट मान के। हाँ, कन्वर्जेंट मान के, तो कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट होगी, कन्वर्जेंट का मतलब ही लिमिट होता है। तो हाँ लिमिट आपने मान ली एल। अब जैसे ही आपने लिमिट एल मान ली तो लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर ईच और एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट, कैसे होता है, मॉड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये होती है ना लिमिट की डेफिनेशन, वो आपने लिमिट की डेफिनेशन लगा दी। और इसको आप एप्सिलॉन बाई टू कर लो, या बाद में कर देना, आपको समझ में आ जाएगा एप्सिलॉन बाई टू क्यों करना है। अभी आप एप्सिलॉन लिखा रहने दो, आपने तो डेफिनेशन लगाई। आगे जब इसे यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक भान हो जाएगा कि टू कर दें तो हमारा काम सही हो जाएगा। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे कौशी के लिए क्या प्रूफ करना होता है? कौशी की कंडीशन क्या होती है? मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ करना होता है। तो मैं यही कैलकुलेट करूंगा। नाउ मॉड एक्स एम माइनस एक्स एन, अब मुझे एक्स एन माइनस एल पता है तो मैं इसके अंदर एल इंट्रोड्यूस कर लूंगा। एक्स एम, देखो, माइनस एल ले आएंगे एक, और एक प्लस एल ले आएंगे। ठीक है। और अब ये दो टुकड़े कर देंगे इसके, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा मॉड एक्स एम माइनस एल प्लस मॉड एल माइनस एक्स एम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो, यहां बराबर क्यों लगा है? इससे वाली टर्म से ये टर्म बड़ी है और इस वाली टर्म के ये टर्म बराबर है, पिछली वाली टर्म के हिसाब से लिख रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स एम माइनस एल प्लस एक्स एन माइनस एल, क्योंकि माइनस वन कॉमन लेंगे तो मॉड है तो प्लस हो जाएगा वो। अब जब भी एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी होती है तो ये कंडीशन आती है, तो ये दो कंडीशन लगा देंगे दो बार। तो दो बार लगाने के लिए टू एप्सिलॉन आ जाएगा, उससे अच्छा क्या करें, इसको एप्सिलॉन बाई टू कर दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेस देन लग जाएगा एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। फॉर ऑल कब कब होगा? जब एक तो एम की वैल्यू एन नोट से बड़ी या बराबर हो, एक एन की वैल्यू एन नोट से बड़ी या बराबर हो, क्योंकि उसी के लिए कंडीशन होती है। तो टू लेने में तो क्या हो इसका रहा है सर? मतलब एप्सिलॉन लेने में क्या हो रहा है? टू एप्सिलॉन आ जाएगा ना, इसलिए हाँ, हम तो वहां पर उससे तो एप्सिलॉन ले आए। हाँ, वैसे उससे कोई दिक्कत है नहीं, पर हम ये कोशिश करते हैं कि, कुछ मान हाँ, लेंगे एप्सिलॉन। वो बस एक बस ही बस बात। यहाँ पे हाँ, एक ही बात है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर आपने एप्सिलॉन माना, लास्ट में आपको पता लग जाएगा, अच्छा टू कर देंगे जिससे जोड़ने पर एप्सिलॉन बन जाए, तो वहां पे आप लाइन लगा के टू लिख दो। आपको ध्यान रखने के लिए तो करना है। तो ये आपकी कंडीशन क्या बन गई? एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन, क्योंकि लास्ट में लेस देन आया, एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो जो कॉशी होगा, वो सॉरी, जो कन्वर्जेंट होगा वो कॉशी भी होगा। अब इसके साथ साथ यदि आपको ये करना हो, जो कंडीशन सेकंड वाले प्रूफ में पूछी है एन वाले के लिए, तो आप क्या करेंगे कि इसको एम ना लिख करके आप एन प्लस पी लिख लोगे यहीं पर, बाकी एज इट इज हो जाएगा। नहीं समझे? जो सेकंड कंडीशन, मतलब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था, उसमें आपको कॉशी नहीं प्रूफ करना, उसमें एन प्लस पी लिखा है वहां पर। तो आप क्या करोगे, एम की जगह एन प्लस पी लिख लोगे, तो सब जगह एन प्लस पी आ जाएगा। ठीक है ना? अब चूंकि ठीक है एन सर। इज ग्रेटर देन एन नॉट है, तो एन प्लस पी ग्रेटर देन एन नॉट होगा ही होगा। और पी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। ठीक है सर। द्वारा लिखने की जरूरत थोड़ी है, वो एज इट इज ही चलेगा। एम की जगह हाँ। एन प्लस पी आएगा। और और उसमें यहां बस आप ये लिख लिखना दोगे पड़ेगा, पी बिलोंग टू पी एन। बिलोंग्स टू एन, वो लिखना पड़ेगा, हाँ। और ये एम हट जाएगा, केवल एन एन नॉट प्लस ग्रेटर देन एन नॉट। हाँ, एम पी एम तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? दैट इज एक्स एन इज ये ए कॉची सर एन सीक्वेंस प्लस पी वाला हमें करना पड़ेगा ना। है। वो तो एन प्लस एग्जाम में पी आ जाए तो बता।
यही है बस n प्लस मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में यदि सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखा आता है, ये तो हमने कॉमन प्रूफ लिखा है ना दोनों स्टेटमेंट के लिए, यदि हाँ सेकंड हाँ वाला प्रूफ आता है तो आप यहाँ पर एम ना लिख करके n प्लस पी लिखोगे, भाई जो प्रूफ करना है वही तो लिखोगे। हाँ हाँ सर आ गया। तो बस n प्लस पी लिख देना, बाकी तो एज इट इज रहेगा, बाकी तो कोई, बस m की जगह n प्लस पी आ जाएगा। हिंट में यहाँ पे लिख लो, रिप्लेस m इक्वल टू n प्लस पी, बस, बाकी एज इट इज है। एक्शन इज ए कॉशी सीक्वेंस, एक्शन क्या हो गया, कॉशी सीक्वेंस हो गया। अब सफिशिएंट कंडीशन की बात करें। सफिशिएंट कंडीशन, मान के चलेंगे कि एक्शन कॉशी सीक्वेंस है, सपोज। लेकिन सफिशिएंट नेसेसरी एक ही तो हुआ ना भैया, अलग अलग एक ही। हाँ भाई देखो, दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं। सफिशिएंट का तो मतलब ये होता है कि यदि हमने पहले क्या किया, कॉशी कन्वर्जेंट मान के चले और कॉशी प्रूफ किया, दैट इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट के देखो, आप तो ऐसे समझो, स्टेटमेंट ऐसे होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो पी को ट्रू मान के आप क्यू दिखाएंगे, ये तो होता है सफिशिएंट। और क्यू को ट्रू मान के आप पी को प्रूफ करेंगे, वो होता है सफिशिएंट, सॉरी ये होता है नेसेसरी, और ये होता है सफिशिएंट। तो नेसेसरी में तो आपने क्या माना कि कन्वर्जेंट है और शो कर दिया कि ये कॉशी है। अब सफिशिएंट में आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉशी है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है ना, कॉशी है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। तो सपोज दैट एक्स एंड बी ए कॉशी सीक्वेंस, एक्स एंड बी ए कॉशी सीक्वेंस, एक्स एन एक कॉशी सीक्वेंस है, और हम क्या शो करेंगे, एंड वी शो दैट इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कन्वर्जेंट प्रूव करना है इसको। अब देखिए इसमें दो तीन स्टेटमेंट जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं उनकी हेल्प से ही प्रूफ करेंगे। तो देखो आपने थ्योरम नंबर 1 जो प्रूफ किया है, थ्योरम नंबर 1 क्या प्रूफ किया है आपने, थ्योरम नंबर 1 आपने प्रूफ किया है कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड होगा, कॉशी मान के चल रहे हैं ना हम, तो ये बाउंडेड हो गया। तो हम लिखेंगे वी नो दैट every Cauchy sequence is bounded sequence, so xn is a bounded sequence। ये आपने थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ किया था। चाहो तो साइड में आप अपनी याद करने के लिए लिख लेना, ये कहां से पता चला आपको, अभी जो आपने थ्योरम किया है, थ्योरम नंबर 1, एग्जाम में मत लिखे आना इसको। ये हमने थ्योरम 1 में प्रूफ किया था कि एवरी बाउंडेड सर सीक्वेंस जो होता है, ये बोल्जानो वस्त्रस वाली है। नहीं नहीं, अभी अपन ने कराई है, अभी अपन कॉशी इसके में कौन सी थ्योरम कर रहे हैं, सी कॉशी में कॉशी थ्योरम नंबर 1 क्या, हाँ ठीक है सर। भाई कॉशी जो स्टेटमेंट, कॉशी की जो थ्योरम चल रही है ना, उसमें ये तीसरी थ्योरम है अपनी। पहली वाली क्या थी, देखो पलट के पेज। वो बेलजानो वाली कॉसी इज बाउंडेड वाला ना। वो तो अलग ही हाँ थी। नहीं नहीं, उसकी नहीं बात करें हम, कॉशी में बात करें, कॉशी में फर्स्ट थ्योरम, कॉशी वाले टॉपिक में कॉसी फर्स्ट इज थ्योरम। बाउंडेड ही तो है फर्स्ट थ्योरम। हाँ हाँ, तो हाँ वही तो है, तो इसको हमने कॉशी एक्शन को कॉशी माना है, तो एक्शन बाउंडेड हो गया, फर्स्ट थ्योरम में ये तो प्रूव किया है। अब देखो सेकंड वाली थ्योरम क्या है, सेकंड वाली है कि इफ अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन ऑफ अ कॉसी सीक्वेंस एक्शन कन्वर्ट्स टू एल देन द कॉसी सीक्वेंस आल्सो कन्वर्ट्स टू एल। कन्वर्जन। हाँ, तो कन्वर्जेंस। जो भी क्या कहती है सबसीक्वेंस होता है कॉशी सीक्वेंस का, वो यदि कन्वर्जेंट है तो कॉशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। अब ये जो कॉशी है ये बाउंडेड है। अब बाउंडेड सीक्वेंस के लिए एक रिजल्ट है कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसका एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जरूर होता है। तो फिर हम आगे लिखेंगे
also we know that every bounded sequence has a convergent subsequence ठीक है। तो ये बाउंडेड है तो इसका एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस भी होगा। देयरफॉर xn हैज ए subsequence x गामा k, सबसीक्वेंस का सिंबल x गामा k है, विच कन्वर्ज टू l, जो किसको कन्वर्ज करेगा, l को कन्वर्ज करेगा। फिर ये पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा, सिंस if a subsequence x gamma k of a Cauchy sequence xn, सर सर अब एक रियल मिनट बंद रुको। कर दो सर, उसके बाद अब हाँ तो इसको खत्म तो हो जाने दो, इसको टॉपिक को तो खत्म हो जाने दो, बस एक दो थ्योरम और है, ज्यादा नहीं है। ऑफ ए सबसीक्वेंस एक्शन कन्वर्ज टू L, then Cauchy sequence also converge टू L। तो जो कॉशी सीक्वेंस है वो भी L को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्शन है वो L को कन्वर्ज करता है ना। इट इंप्लाइज एक्शन, या कॉशी सीक्वेंस लिख लो, कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपको।